तो बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक टॉपिक ले रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि वे व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसका यूज़ किया कैसे जाता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक था। व्हीटस्टोन वैज्ञानिक ने एक ब्रिज जैसा, ब्रिज मतलब सेतुनुमा परिपथ का निर्माण किया और इस सेतुनुमा परिपथ का निर्माण इसने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया था, एस को ज्ञात करने के लिए। जैसे कि आपको ये 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं इसमें, P, Q, R और S। इसमें से S को ज्ञात करेंगे, बाकी तीनों हमें पहले से ज्ञात होने चाहिए, लेकिन S एक अज्ञात प्रतिरोध होगा, इसको ज्ञात करेंगे इस परिपथ के माध्यम से। तो व्हीटस्टोन ने एक सेतुनुमा क्यों है, क्योंकि देखो ये सेतु जैसा लग रहा है, एक ये रास्ता एक ये रास्ता, बीच में ये ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज जैसा परिपथ था, इसीलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। परिपथ आपको दिख ही रहा है, परिपथ में क्या क्या होता है। परिपथ में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S होते हैं। इन चारों को इस तरीके से पहले A, B, C, D एक चतुर्भुजीय संरचना बनाई जाती है। फिर B और D के मध्य में एक धारामापी, जो ये बताता है कि धारा इस वाले शाखा में बह रही है या नहीं। एक धारामापी और एक कुंजी को लगा दिया जाता है, किस किस के मध्य, B और D के मध्य। A और C के मध्य किस किस को लगाया गया है, एक सेल को और एक कुंजी को। तो ये पूरा परिपथ इस तरीके से सिंपल सा परिपथ, 4 प्रतिरोध, एक धारामापी, एक कुंजी, एक सेल और एक कुंजी, बाहर की साइड ऐसे करके इसको बना दिया जाता है। ये परिपथ बन गया। अब परिपथ बनने के बाद इसकी मेन है कार्य प्रणाली कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसकी कार्य प्रणाली हम देखते हैं कैसे काम करता है ये कार्य प्रणाली, वर्किंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस कुंजी को दबा देते हैं, पुश कर दिया तो धारा प्रवाहित होने लगती है। ये धारा यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, I1 और I2 प्रवाहित हो गई। इस R प्रतिरोध को, ये जो R प्रतिरोध है ये परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ये दोनों तो फिक्स होते हैं, P और Q तो फिक्स होते हैं, इनको नहीं बदल सकते आप, पर R को आप बदल सकते हो। तो आप क्या करोगे, अब ये सब जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगी, इसको भी बंद कर दोगे तो धारामापी में एक विक्षेप आएगा। ठीक है, धारामापी में हमें प्राप्त हो गया एक विक्षेप। अब हम क्या करेंगे, प्रतिरोध R को परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे हम, प्रतिरोध R को क्या करेंगे, परिवर्तित। 1 ओम 2 ओम लगा के, दूसरे प्रतिरोध लगा के हम ये जो धारामापी है इसमें शून्य विक्षेप प्राप्त कर लेंगे। कैसा विक्षेप, शून्य विक्षेप, मतलब इसमें कोई विक्षेप ना आए। इसमें एक सुई होती है जो अगर ऐसे है तो इसका मतलब धारा बह रही है इस शाखा में, और अगर ये सीधी हो गई 0 पे, यहाँ 0 होता है, अगर ये 0 पे हो गई तो इसका मतलब धारा बहना बंद हो गई। इसको बोलते हैं हम शून्य विक्षेप। तो शून्य विक्षेप प्राप्त करने के लिए हमने किसकी सहायता ली, कैपिटल R की। कैपिटल R को बार बार चेंज करो। 1 ओम, देखो विक्षेप 0 आया, नहीं आया। 2 ओम आया, नहीं आया। 3 ओम, 4 ओम, कब तक इसको बदलते रहो जब तक गैल्वेनोमीटर में धारामापी में शून्य विक्षेप नहीं आ जाता। अब आ गया शून्य विक्षेप, तो ये शून्य विक्षेप आते ही ये परिपथ हो जाता है संतुलित। इसे संतुलन अवस्था कहते हैं परिपथ की। परिपथ अब संतुलन अवस्था में आ गया, कब, जब धारामापी में 0 विक्षेप आ गया। धारामापी में 0 विक्षेप आने का मतलब है BD शाखा में धारा नहीं बह रही, BD शाखा में धारा 0 हो गई है, इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तभी धारामापी में विक्षेप आएगा। तो थोड़ी देर के लिए जब यह शाखा किसी काम की नहीं है तो उसको हटा दें, क्योंकि इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही। तो अब क्या हुआ, सिर्फ इतना परिपथ बचा, I1 धारा यहाँ से निकली और उतनी की उतनी धारा Q से निकली, क्योंकि इसमें तो धारा गई नहीं। तो जितनी धारा यहाँ से गई थी उतनी यहाँ से गई, जितनी धारा यहाँ से जा रही है उतनी S से जाएगी, और यहाँ पर आके दोनों वापस मिलके I हो जाएंगी। तो I धारा I1 I2 में इस तरीके से डिवाइड होती है। I1 ऊपर से आ जाती है, I2 नीचे से होके मिल जाती है दोबारा, और दोबारा I धारा यहाँ पे बन जाती है। तो जब धारामापी में 0 विक्षेप आता है तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे मिलती है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि बिंदु B और D सेम विभव पर होते हैं, इनका विभव सेम होता है। देखो धारा इसीलिए नहीं बह रही थी, इसको जब मैंने तार लगाया तो उस तार में धारा क्यों नहीं बह रही थी, क्योंकि इसका और इसका विभव समान है। धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अब जब धारा नहीं बह रही, इसका मतलब इसमें से कोई उच्च और कोई निम्न नहीं है, यानी दोनों बराबर हैं।
तो धारा नहीं बहने का मतलब होता है बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव आपस में बराबर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए माइनस वी डी। दोनों को मैंने वी ए ही तो लगाया, यहाँ पे भी वी ए माइनस कर दिया, यहाँ भी वी ए माइनस। तो मैं इसमें से इस तरीके से वी बी में से वी बी को वी ए में से माइनस करके और वी डी को भी वी ए में से माइनस करके लिखूंगा तो भी बराबर ही आएगा, क्योंकि ये दो आपस में बराबर हैं। अब वी ए माइनस वी बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच में प्रतिरोध कितना है पी, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I1। तो वी ए माइनस वी बी ये किसके बराबर होगा, I1 पी के। ये विभवांतर है। ये विभवांतर क्यों बना है, इस प्रतिरोध की वजह से। इस प्रतिरोध ने थोड़े से विभव को खत्म कर दिया यहाँ। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर किसके बराबर होता है, I1 पी के। और ए और डी के मध्य विभवांतर किसके बराबर होता है, I2 आर के। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन जाती है। समीकरण 1 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी सी बराबर वी डी माइनस वी सी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो वी बी माइनस वी सी किसके बराबर होगा, अब इसके मध्य I1 क्यू के बराबर होगा, और वी डी माइनस वी सी I2 एस के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 2 में 3 का भाग लगा देंगे। समीकरण 2/3 तो क्या होगा, I1 पी अपॉन I1 क्यू बराबर I2 आर अपॉन I2 एस। I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। और अगर इससे हम S, ये संतुलन अवस्था का फॉर्मूला आ गया, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। अगर यहाँ से हम S निकालना चाहते हैं तो ये R और Q अपॉन P हो जाएगा। तो अज्ञात प्रतिरोध इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी तीनों आपको ज्ञात होने चाहिए। P, Q और R अगर आपको ज्ञात है और धारा मापी में 0 विक्षेप आ रहा है तो S बराबर किसके होता है, R Q अपॉन P के। और इस फॉर्मूले से आप अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो क्लियर हो गई बात। सबसे पहले कुंजी को दबाओ, दोनों को धारा प्रवाहित करो, धारा मापी में विक्षेप आ जाएगा। अब इस प्रतिरोध को परिवर्तित करो। कब तक परिवर्तित करो, जब तक धारा मापी में 0 विक्षेप नहीं आ जाता। जैसे ही धारा मापी में 0 विक्षेप आया, उस स्थिति में बिंदु बी और डी समान विभव पर आ जाते हैं। फिर इस इक्वेशन से हम ये 2 इक्वेशन, पहले इसको वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी डी लिखेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन में वी बी माइनस वी सी बराबर वी डी माइनस वी सी लिखेंगे। और ये I1 पी के बराबर होगा, ये वाला जो विभवांतर है ये I2 आर के बराबर होगा, ये वाला विभवांतर I1 क्यू के बराबर होगा और ये विभवांतर I2 एस के बराबर होगा। फिर इसमें इसका भाग लगा के I1 कट जाएगा, I2 P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस के आ जाएगा। अब इसमें 3 प्रतिरोध आपको ज्ञात हैं, एक अज्ञात है, तो इस फॉर्मूले से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों इस तरीके से काम करता है। इसको किरचॉफ के नियम से भी निकाला जा सकता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे इसी वाली कंडीशन को निकाला जाता है। ये तो आज तो हमने विभवांतर को बराबर करके निकाला है। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किरचॉफ के नियम से भी इसी सूत्र को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तब तक इसे आप कम से कम 1-2 बार तो देखो और अच्छी तरह याद करो इसे।